हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का। जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है, मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे की टर्म्स होंगी जिनको हमें इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो सारे टर्म्स, वो सारे कीवर्ड्स बार बार यूज़ होंगे आपके इस चैप्टर्स के अंदर। तो एक काम करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर्स होने वाला है ये वन शॉट वीडियो होने वाला, मतलब एक चैप्टर के अंदर अप्रॉक्स हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बढ़िया से अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है इस वाई डू वी फॉल इल का, वो है हेल्थ। ठीक है, अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को हमको डिफाइन करने के लिए तीन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम किसी पर्सन को कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। अगर वह फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशल वेलबींग उसका बेटर है, तो इस केस में हम कहेंगे कि वह जो पर्सन है वह परफेक्ट है, उसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक हेल्दी पर्सन है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक प्रकार का डिफेक्ट अगर आपको देखने को मिलता है, हो सकता है वो आपका फिजिकल से रिलेटेड हो, वो फिजिकली वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, मतलब उसको कहीं इंजरी लगी हो, मेंटली रिटार्डेड हो, या सोशली वेलबिंग हो, है ना। पहला, दूसरा क्राइटेरिया और ये तीसरा क्राइटेरिया, इन तीनों में से कोई भी एब्सेंट होगा। मान लीजिए दूसरा और तीसरा क्राइटेरिया है लेकिन पहला क्राइटेरिया नहीं है, तो उस केस में बोलेंगे वो पर्सन हेल्दी नहीं है। मान लीजिए पहला क्राइटेरिया सही है, फिजिकली फिट है, मेंटली सही नहीं है लेकिन सोशली वेलबिंग भी है, तो उस केस में भी कहेंगे कि वो फिट नहीं है। ठीक है, हम अगर तीसरा केस देख लें, फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली वो अनफिट है, तो उस केस में भी बोलेंगे कि उसका जो हेल्दी या फिर जो हेल्थ, उसका जो हेल्थनेस है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे की। जो दूसरा हमको टॉपिक डिस्कस करना है वह है डिजीज एंड इट्स टाइप। वह है डिजीज एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, और तीसरा जो हमको देखना है वह है कॉजेज ऑफ डिजीज। वह है कॉजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, जो फोर्थ वन है, हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी को लग जाती है, तो उस केस में जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट होगा, है ना, उसको किस तरीके से उस डिजीज़ को हमें ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, कोई डिजीज़ हमें न लगे उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल या कैसे कोई नियम है जिसको हमें फॉलो करके अगर हम उसे चाहे तो गेट रीड अवे कर सकते हैं इन सब डिजीज़ को, तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, है ना। किस तरीके से उसको प्रिवेंशन करेंगे, किस तरीके से उसका बचाव करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो हमने हेल्थ को देख लिया था, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी,
हमने हेल्थ को देख लिया था। हमने कहा था कि हेल्थ हम 3 क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इन 3 क्राइटेरिया को अगर हम देखा जाए, अगर 3 क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है कोई भी पर्सन, तो उस केस में हम उसको हेल्दी मानेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है डिजीज एंड इट्स टाइप। ठीक है, वो है डिजीज एंड इट्स टाइप, है ना। इसमें किस प्रकार की डिजीज होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि डिजीज, सबसे पहले एक काम करते हैं कि डिजीज एंड इट्स टाइप को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि डिजीज क्या होता है। देखिए समझिए, डिजीज वह है जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का किसी प्रकार का जो डिस्टरबेंस होता है, किसी प्रकार का जो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, किसी प्रकार का जो डिस्टरबेंस होता है उसे बोलते हैं कि वह पर्सन डिजीज्ड है। वह डिस्टरबेंस हो सकता है आपका कि किसी फंक्शन, कोई बॉडी का फंक्शन वर्क ना कर रहा हो, बॉडी का जो बॉडी ऑर्गन फंक्शन है, बॉडी ऑर्गन फंक्शन मान लीजिए डिले हो रहा है या फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इस केस में बोलेंगे कि वह डिजीज्ड पर्सन है। अगर उसे किसी भी प्रकार का उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, सॉरी, उसे किसी प्रकार का अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर की क्या मिलती है, स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, मतलब उसकी बॉडी में कहीं चोट लग गई है, या वो जन्म से या फिर बचपन से ही अगर देखा जाए तो उसको कोई बीमारी है, या उसकी बॉडी में किसी प्रकार का विकलांगता है, तो उस केस में भी हम उसको बोलेंगे कि वो एक डिजीज पर्सन है, वो एक हेल्थी पर्सन नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये जो ये जो होते हैं, जो डिजीज पर्सन होते हैं, एक्चुअली इनको डिजीज किस प्रकार से होगी, तो अगर हम बात करें तो डिजीज इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू द अटैक ऑफ पैथोजेंस, है ना। ये जो होता है ये पैथोजेंस के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो पैथोजेंस होते हैं आपके, ये आपके वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी पे अटैक करते हैं। ठीक है, अटैक करने से क्या होता है कि हमें डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा हो गया कि लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, एक तो पैथोजन हो गया, दूसरा हो गया लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि किसी भी पर्सन को, है ना, जो डेफिशिएंसी होती है भोजन के अंदर कर दी जाए, डेफिशिएंसी अगर फूड के अंदर कर दी जाए, तो वह पर्सन ऑटोमेटिकली डिजीज हो जाएगा, उसको डिजीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी जो होगी वो प्रॉपर तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो फाइट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दो कारण हैं, एक तो पैथोजन है और दूसरा होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन या लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट की बात कर लिए। ठीक है, अब हम अगला हम बात कर लेते हैं, वह है डिजीज, है ना, जो था टाइप्स ऑफ डिजीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं वह आपके मोस्टली
टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अक्यूट डिजीज, एक होते हैं क्रोनिक डिजीज। ठीक है, एक एक करके आइए देख लेते हैं इनको। चलिए हम इनको ए कर देते हैं और इनको बी कर देते हैं। ठीक है, तो एक करके काम करते हैं, इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं एक्यूट डिजीज को। तो एक्यूट जो डिजीज होता है बाबू, इसके अंदर क्या होता है ना, एक्चुअली इसके अंदर जो डिजीज होती है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है ना। तो हम इसको कह सकते हैं द डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स इट परसिस्ट ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई हमको डिजीज हुई और वो ठीक हो गई, तो उस केस में कहते हैं कि वह एक एक्यूट डिजीज है। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल में आपको है बाबू, वो है आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, जिसको आप फ्लू भी बोलते हो। ठीक है, ये बहुत कॉमन है जैसे। ठीक है, और ये काफ़ी हाईली इन्फेक्शियस होता है, तो इस केस में बोलते हैं कि जब आपको इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है तो आप घर से ना निकलें, अपने आप को प्रिवेंट करें। ठीक है, और दूसरा होता है बाबू इसमें, सेकेंड एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, वो होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो कि ये काफ़ी फैमिलियर है, लगभग सभी को होता है, और अप्रॉक्स 5 to 6 डेज लेटर ये अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, तो जो ऐसे डिजीज जो कि कुछ समय के लिए हमारी बॉडी के अंदर परसिस्ट करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अक्यूट डिजीज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है क्रोनिक डिजीज। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है क्रोनिक डिजीज। वो है क्रोनिक डिजीज। समझिए बाबू कि क्रोनिक डिजीज क्या होता है। द डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी डिजीज जो कि आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परसिस्ट करती हो। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परसिस्ट करती हो, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। मतलब समझने का प्रयास करिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी को पोलियो हो गया, तो वो एक क्रोनिक डिजीज है, क्योंकि वह उसको हो सकता है लाइफ लॉन्ग रहे या उसको काफ़ी समय तक रहे, और वैसे ठीक तो होता नहीं है। दूसरी जैसे बात करते हैं हम एग्जाम्पल में, जैसे टीबी की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं टीबी। टीबी को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये जो टीबी होता है बाबू, ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी को हो जाता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता पर्सन। ठीक है, ये सालों साल तक बीमारी रह जाती है, महीनों तक बीमारियां रह जाती हैं ये सब। ठीक है, तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, और काफ़ी लंबे समय बाद अगर ठीक होने वाली कुछ ही डिजीज होती है वो ठीक होती है। मोस्टली तो परसिस्टेंट ही रह जाती हैं लाइफ लॉन्ग, लेकिन आ, कुछ ठीक भी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो मेडिकल साइंस के पास इनका क्योर आ चुका है। ठीक है, पहले नहीं था, है ना। दूसरे हम बात करें सेकेंड अपने एग्जाम्पल की, कैंसर की बात कर लेते हैं। एक बार किसी को कैंसर हो गया तो उस पर्सन को लगता है कि बस अपनी जीवन लीला तो यहीं पर समाप्त है, और बाकी इस तरीके से आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मिल जाएं आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक करके क्रोनिक और एक्यूट के बीच में हम देख लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इन दोनों को। डिफरेंस बिटवीन acute and
अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अक्यूट की और हम बात कर लेंगे क्रोनिक की, एक एक करके इनमें डिफरेंस देखेंगे हम। ठीक है, तो जो डिफरेंस है बाबू, काम करते हैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, है ना। हाँ, सही लगेगा। ठीक है, तो जो पहला जो डिफरेंस है बाबू इसमें, मतलब पहला जो पॉइंट है इसमें देखने को मिलेगा आपको, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज। ये क्या होते हैं? यह शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज होते हैं, ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज होते हैं। लेकिन इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज होते हैं। मतलब एक बार हो गया तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, है ना, काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं होगा, आप इसको इलाज कराते रहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज बोलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है बाबू इसमें है, इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट जो होता है, पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली। पेशेंट जो होता है वो रिकवर कर जाता है कंप्लीटली, रिकवर्स कंप्लीटली आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट, और वी से क्योर, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है, क्योर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसके हम सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट के जो रिकवरी होती है ना, वह कंप्लीट नहीं होता है। तो पेशेंट डजंट, ओके, पेशेंट डजंट रिकवर कंप्लीटली। इसमें जो पेशेंट होता है रिकवर कंप्लीटली नहीं होता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसके अंदर क्या होता है? कोई भी वेट लॉस नहीं होता है इसके अंदर, आपको एक्यूट डिजीज के अंदर, है ना, नो वेट लॉस। इसके अंदर आपका वजन कम नहीं होगा, नहीं आपको टायर्डनेस लगेगी, नो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसका सेम उल्टा होता है, मतलब एकदम अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है? पर्सन का जो वेट होता है, लॉस ऑफ वेट होता है, वेट इसका लॉस होने लगेगा। उसके साथ साथ इसको फीलिंग्स ऑफ टायर्डनेस, उसको थका थका सा महसूस करता है। ठीक है, वो काफ़ी थका थका सा महसूस करता है। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं खाली। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक एक पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो होता है, ये तो पता है, चलो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वर्क एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, इसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लेकिन और शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका लॉस होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको लॉस देखने को मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका वर्क लॉस होगा, वर्क का लॉस होगा, और और आपकी एफिशिएंसी भी कुछ हद तक कम होगी, है ना। मतलब आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो एक ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, कुछ समय तक एकदम टेम्प्रोरी, है ना, एक दो दिनों के लिए रहेगी, डिपेंड करता है किस टाइप का वो आपको डिजीज़ लगी है। लेकिन इस केस में क्या होता है? इसमें प्रोलॉन्ग्ड, है ना, लंबे समय तक अगर आप किसी डिजीज़ से ग्रसित रहेंगे, किसी डिजीज़ से आपको प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में क्या होता है कि आप, है ना, लंबे समय तक आपका जो वर्क होगा आप उस वर्क से दूर रहोगे, तो प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क, है ना, एंड एफिशिएंसी। ठीक है, प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी की बात की हम। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बाबू कि
कॉज ऑफ डिजीज क्या क्या है, डिजीज जो होते हैं वो, है ना, डिजीज के होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो देखते हैं देखते हैं भाई कि कॉज ऑफ डिजीज क्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कॉज ऑफ डिजीज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट कॉज, और जो दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। ठीक है, तो आपको जो डिजीज होने के दो कारण हो सकते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट कॉज, दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं कि यह क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। एक काम करते हैं, ए से इसको पहले हम लिख लेते हैं इंटरमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या बाबू, कि द ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स आवर बॉडी एंड कॉज द डिजीज आर टर्म्ड एज इंटरमीडिएट कॉज। जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक वायरस है या बैक्टीरिया, वायरस हो या बैक्टीरिया है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपको जो है उसका इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ आप बीमार हो गए हो। तो उस केस में कहते हैं कि आपको किसी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया तुरंत इन्फेक्ट करे, या आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ होती है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको तुरंत बीमारी का एहसास होता है। उस केस में कहते हैं इंटरमीडिएट कॉज। दूसरा जो होता है बाबू, ठीक है, वो है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सेकेंड फैक्टर होता है, द सेकेंड फैक्टर विच लीड दिस ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी आज टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। मतलब कि मान लीजिए कि हमारी, फिर से एक काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, एक व्यक्ति को बनाते हैं, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे क्या था, वायरस या बैक्टीरिया थे ना, वो डायरेक्टली एंटर कर जा रहे थे, वह डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे थे, वायरस हो गया या बैक्टीरिया था, ये डायरेक्टली एंटर कर रहे थे। ठीक है, और डायरेक्टली क्या कर रहे थे, वायरस या बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर चले जा रहे थे, और हमको एक इंटरमीडिएट कॉज देखने को मिल रहा था। लेकिन इस केस में क्या होता है कि वायरस और बैक्टीरिया तो आएंगे हमारी बॉडी के अंदर, यही हमको बीमार करेंगे, लेकिन लेकिन एक इसके लिए एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि इसको आप, ये डायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं करेंगे, ये इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे भाई, है ना, मान लीजिए आप क्या किए, आप मार्केट गए, ठीक है ना, ठेला वाला है ना, अच्छा सा बढ़िया सा है ना, एक ड्रम रखा है ना, और इधर गोलगप्पा रखा है बहुत सारा। ठीक है, उसने क्या किया, और यहाँ पर छोले वाली चीज़ें रखी। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से आपको पानी पूरी यहाँ से खिला दिया। ठीक है, और आपने क्या किया, खाया। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या था, कि यहाँ पर जो ये वाटर था ये कंटामिनेटेड था, ये वाटर था ये कंटामिनेटेड था। ठीक है, कंटामिनेटेड होने से वजह से क्या हुआ कि हमने डायरेक्टली तो इस वायरस और बैक्टीरिया को नहीं कंज्यूम किया, लेकिन हमने किसी के थ्रू किया। मतलब हम, जो हमारा जो मीडियम था इसके पास
डिजीज पहुंचने का वह था वाटर, और वाटर भी कैसा, कंटामिनेटेड, है ना, समझ रहे हो बाबू? ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर था, है ना। उसके साथ साथ, है ना, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा। भाई आपने कोई खाना खाया बाहर से और वो अपग्रेड नहीं था, अपग्रेड मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो उस केस में क्या हो गया, आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस और बैक्टीरिया इनडायरेक्टली पहुंच गए, किसी मीडियम के थ्रू पहुंच गए, ठीक है। तो इस केस में कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होता है, ठीक है। और भी होता है इसमें, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी नॉर्मली, आप न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट, है ना, नरिशमेंट अगर इम्प्रॉपर लेते हैं, नरिशमेंट अगर आपका इम्प्रॉपर रहता है, सही तरीके से नहीं रहता है, तो उस केस में भी आपकी बॉडी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि नॉर्मली जो वायरस बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी नरिशमेंट, सॉरी नरिशमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं था यहाँ पर, ठीक है, इसको इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे बाबू, है ना, इसको हम नरिशमेंट इम्प्रॉपर लिखेंगे ना, हाँ, नरिशमेंट इम्प्रॉपर, है ना, नरिशमेंट इम्प्रॉपर होगा। और एक और कारण होता है कॉन्ट्रीब्यूटिव कॉज का, वो होता है पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो होता है पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब आप गए मार्केट से कुछ भी खरीद कर लेकर चले आए, सस्ता सा उठा लाए, ठीक है, तो ये पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर आता है, ठीक है। मतलब आप गुड के ऊपर आप बैड चीज़ों का आप क्या करते हो, उसको इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बाबू कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होते हैं, इससे होने वाली दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। एक होता है, मान लीजिए कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है, मान लीजिए हो गया, मान लीजिए हो गया, तो ये भी आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होती है ना, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ठीक है, ये होती हैं आपकी, एक होती हैं इन्फेक्शियस, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको इसको हम पॉइंट 1 कर लेते हैं, इसको पॉइंट 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखते हैं इसको, ठीक है। अब एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं कि यह क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो होता क्या है बाबू कि इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, इसको किसी प्रकार की कोई डिजीज हो गई, है ना, और यह डिजीज दूसरे पर्सन को अगर ये लग जाती है, ठीक है, मतलब इसका डिजीज इसको लग जाती है, ठीक है, तो इस केस में कहेंगे कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज भी ऑल्सो बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देख लो भाई कैसे आएगा, ये भी जान कर रखो, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
इसको कम्युनिकेबल करना है, इसको नॉन करना है बस, है ना। ये हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। तो मैंने बताया कि जब कोई भी इन्फेक्शन एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन को जब फैलता है बाबू, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। और मान लीजिए ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, मान लीजिए इसको कर लेते हैं भाई, इसको इन्फेक्टेड पर्सन था, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन था। मान लीजिए इसको हुआ था कफ एंड कोल्ड, ठीक है, और ये एक हेल्दी पर्सन था, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन जब हेल्दी पर्सन में कोई भी चीज़ें ट्रांसमिट होती है तो उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। वो जो डिजीज है वो इन्फेक्शन कॉज करने वाली डिजीज है, ठीक है। और इसके अंदर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, नॉर्मली आपको कोल्ड है, फ्लू है, ठीक है। और मान लीजिए आपका ये जो था कोविड-19 था, ये तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। और इससे अलावा जितने भी आपको मिलते हैं, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है ना, ये सब क्या है आपकी इन्फेक्शियस डिजीज हैं। जैसा कि एक पर्सन को हुआ तो आगे चल के हो सकता है और पर्सन को भी होता है, ठीक है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या है, मान लीजिए ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए इसको कोई बीमारी है, और इससे मान लीजिए कोई मिलने आया, ठीक है। मान लीजिए इसका जो है, इसका बोन फ्रैक्चर्ड है, बोन जो है वो फ्रैक्चर है। तो बताओ क्या इससे, अगर ये व्यक्ति मान लीजिए इसने, ये हेल्दी पर्सन है, इसको हेल्दी पर्सन मार्क कर लेते हैं। हेल्दी पर्सन क्या, हेल्दी पर्सन क्या इससे मिलने से, यहाँ पर ये दोनों सब आपस में मिल रहे हैं, तो क्या इस व्यक्ति से मिलने से क्या इस व्यक्ति के हाथ में भी फ्रैक्चर आ जाएंगे? तो आप कहोगे नहीं, क्या बेवकूफ़ियत वाली बातें कर रहे हैं, नो, नॉट पॉसिबल, है ना। तो समझिए बात को, यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब वह इन्फेक्शन एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन को नहीं फैलता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलता है, ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं वह नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है, मस्त है एकदम, ले सकते हो। दूसरा है, मान लीजिए कैंसर है, भाई कैंसर हमें है तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पोलियो, है ना, पोलियो का वायरस होता है, लेकिन अब पोलियो के भी अगर कांटेक्ट में आप रहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। हाँ, इसको भी हम ले सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको नहीं भी ले सकते, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने बात कर ली इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमने बात ही कर ली, पूरा एकदम हो गया, ठीक है। इनके हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज की बात कर लेते हैं, सॉरी, टाइप्स ऑफ डिजीज की बात कर लेते हैं और इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह के डिजीज होते हैं और उनके कितने टाइप के तरह के टाइप्स होते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है, और टाइप्स ऑफ डिजीज और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मेरा जाएगा। तो काम करते हैं, ले लेते हैं, ईयरबॉर्न की बात कर लेते हैं। ईयरबॉर्न डिजीज, देखिए ईयरबॉर्न डिजीज क्या होता है, ठीक है, मतलब हवा से फैलने वाली बीमारी, जो हवा से फैलने वाली जो बीमारी होती है, ठीक है, हवा से फैलने वाली बीमारी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है
कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो सर्दी जुकाम होता है उसको बोलते हैं। फ्लू हो गया, ठीक है। मीजल्स हो गया, है ना। मीजल्स के केस में क्या होते हैं बाबू, कि पूरी की पूरी जो बॉडी के ऊपर ना लाल लाल दाने की तरफ आ जाते हैं, लाल लाल दाने की तरफ, और काफ़ी पेनफुल होता है ये, है ना। और फिर है टीबी। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जो कि हवा से भी फैल सकते हैं। मतलब इनके जो वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ईयर के अंदर ट्रांसमिट होते हैं और हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाते हैं और हेल्दी पर्सन को यह इन्फेक्ट कर देते हैं। हम बात कर लेते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, है ना। मतलब ऐसी डिजीज जो कि वाटर के थ्रू फैलती हो, ठीक है। वो है कॉलेरा, जिसको आप हैजा बोलते हैं, ठीक है। फिर है टाइफाइड, ठीक है। ये भी पानी के कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है ना कि जो इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, इसको आंतों का बुखार भी कहा जाता है वो, इसीलिए, है ना। से इसे आंतों का बुखार भी कहते हैं, ठीक है। फिर है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होता है ये लीवर की बीमारी होती है। क्योंकि देखो ये जो वर्ड आता है ना, हिपेट, हिपा, हिपा जो वर्ड होता है ना, ये हमेशा लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी हेपा वर्ड या फिर हेपाट इस तरीके का वर्ड आए, और जहाँ पर आइटिस वर्ड आ जाए ना, तो बाबू उसके लिए एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, बात कर लेते हैं सेक्सुअल डिजीज की, बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी डिजीज जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसके द्वारा फैलती हैं, जो कि हम उसको सेक्सुअल डिजीज़ के अंडर में रखते हैं, ठीक है। तो जो सेक्सुअल डिजीज़ होता है वो है आपके एड्स, ठीक है। एड्स का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और इसका जो एक और जो बीमारी है वो होता है सिफिलिस। सिफिलिस भी ये आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद है ना इसको रहने देते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एनिमल बॉर्न डिजीज़ की, बात कर लेते हैं एनिमल बॉर्न डिजीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। एनिमल बॉर्न डिजीज़ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कुत्ता ने अगर आपको काट लिया तो क्या कहलाएगा, क्या होगा आपको, रैबीज, है ना। इसके अंदर ना क्या होता है, इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब देखो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिया मतलब डर, है ना। तो जो इसके अंदर क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, ओके। चलिए, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वह है आपका एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब ये होता है, एंटी मीन्स होता है किसी के विरुद्ध, या फिर हम इसको बोले अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट जाना ना, या विरुद्ध बोलते हैं। बायोटिक मतलब किसी लिविंग के, है ना, किसी लिविंग के अगेंस्ट जाके कोई मेडिसिन या फिर कोई ड्रग्स वर्क करता है बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है बाबू, कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना बाबू, ये समझे कि ये होते क्या, ये आपके ना
केमिकल ही होते हैं, है ना, ये केमिकल होते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, दीज आर केमिकल्स। ये सब लिखते भी रहिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बहुत धीमे धीमे लिख रहा हूँ, और ना आप आसानी से लिख भी पाएंगे अगर, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जो मेडिसिन आती हैं और जो ड्रग्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब करती क्या है, ये क्या करती है ना कि थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा सा अप करके देखते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर होता क्या है बाबू, कि ये ब्लॉक कर देते हैं बायोकेमिकल पाथवे को। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दैट ब्लॉक द बायो केमिकल पाथवे। ये किसी भी केमिकल पाथवे को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, है ना। जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेहतरीन माने जाते हैं बैक्टीरिया के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग गया, मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कि एक पर्सन है, इस पर्सन को क्या हुआ, एक इन्फेक्शन लग गया, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, और इसके अंदर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें भी कंजूसी। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म हो क्या है, बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हम देंगे इसको एंटीबायोटिक, हमने खाया, समझिएगा, देखिए वर्क कैसे करता है। एंटीबायोटिक हमने खाया, एंटीबायोटिक क्या करता है कि जितने भी इसके इस बैक्टीरिया के लिए जिसका जो बायोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है इनकी बॉडी का, उसी को क्या कर लिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, हम क्या करते हैं कि इसको बायोकेमिकल पाथवे को हम इसके ब्लॉक कर देते हैं, है ना, इसके बायोकेमिकल पाथवे को ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और जब हम इसके बायोकेमिकल पाथवे को जब ब्लॉक कर देते हैं तो यह डेथ कर जाते हैं। लेकिन एक और बात है ना, कि एंटीबायोटिक जो होते हैं ना बाबू, यह ज़्यादातर ना वायरस के केस में, है ना, उतने इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। या फिर हम बोले कि, है ना, वायरस, है ना, इन वायरस के केस में, वायरस के केस में ना ये इफेक्टिव नहीं पाया जाता है, इफेक्टिव नहीं होते, इफेक्टिव नहीं होते, है ना, इफेक्टिव नहीं होते। थोड़ा सा हिंदी भी लिख देते हैं, है ना, नहीं होते, ठीक है, ये नहीं होते हैं इफेक्टिव, ठीक है। और समझिए, क्योंकि ये जो वायरस होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समझिए बात को कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक वर्क कैसे करता है, एंटीबायोटिक का हम आपको थोड़ा सा वर्क बता देते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि वायरस जो है वो किसी भी, सॉरी, जो एंटीबायोटिक है किसी वायरस पे वर्क क्यों नहीं करता है। तो समझिए पहले कि एंटीबायोटिक कर क्या रहा था। एंटीबायोटिक क्या कर रहा था बाबू, आपको वही बताया ऊपर, है ना। देखिए ये जो बायोकेमिकल पाथवे था, है ना, ये बायोकेमिकल पाथवे को, सॉरी इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, हाँ जी। तो ये बायो केमिकल पाथवे को इनहिबिट करता था, किसी भी बैक्टीरिया के आसपास होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल या फिर केमिकल्स जो होते हैं, जो उसको उसकी लाइफ के लिए सपोर्टिव होती थी, हम उसको क्या करते थे, स्टॉप कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब मैं बताऊं कि जो वायरस होता है ना, ये केवल इनहिबिट करता था किसके केस में, बैक्टीरिया के केस में। लेकिन यह वायरस के केस में तो इफेक्टिव ही नहीं भाई, बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये इफेक्टिव नहीं है। तो क्या करना था, क्या क्यों ऐसा होता है भाई, देखिए वायरस, समझिए कि वायरस का जो है ना, वह, है ना, ओन मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है ना, ओन मेटाबॉलिज्म होता नहीं है। वो तो हमारे बॉडी को एज अ, है ना,
हमारी बॉडी को बॉडी है ना, बॉडी है ना, ओन बॉडी को क्या करता है, वो एज अ मशीन की तरह इस्तेमाल करता है ना, एज अ जीरोक्स मशीन की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हम चाहकर भी है ना, अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारे खुद के मेटाबॉलिज्म स्लो होंगे, न कि इस वायरस को। तो वायरस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वायरस जो होता है ना बाबू, वायरस के लिए ना एक और डेफिनेशन हम देते हैं कि वायरस जब आउटसाइड दी होस्ट रहता है, आउटसाइड दी होस्ट रहता है, तो वह एक पार्टिकल के समान होता है। पार्टिकल मतलब नॉन लिविंग की तरह होता है, नॉन लिविंग है। ठीक है, यह नॉन लिविंग होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यह इनसाइड दी होस्ट जाता है, ठीक है, यह एज अ लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बाहर होता है तो इसके पास अपना खुद का कोई भी है ना बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता है ना, और जैसे ही आता है तो हमारी बॉडी का ही बायोकेमिकल पाथवे का इस्तेमाल करता है। इनसाइड द होस्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पर एक बायो सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इस पर ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ। बायो केमिकल पाथवे, बायोकेमिकल पाथवे एक लिविंग के अंदर चलते हैं, और बैक्टीरिया तो नॉन लिविंग है, और लिविंग तो केवल और केवल जब इनसाइड द होस्ट आता है ना। वो होस्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एंटर करता है और उसकी मैकेनिज्म, उसकी मशीनरी को जब इस्तेमाल करता है, तो इस केस में हम बोलते हैं उसको है ना बायोकेमिकल पाथवे का इस्तेमाल करके है ना अपनी कॉपीज को बनाना। ठीक है, तो वायरस कुछ यही करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं ना, कि हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है। मान लीजिए, चलिए हो गया भाई, जो होना था हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ तरीके हैं हम इसको करने के। पहला तरीका होता है टू रिड्यूस the effect of the disease, to reduce the effect of the disease, है ना भाई। आप क्या करिए, ट्रीट करना है किसी पर्सन को, किसी डिजीज का आपको ट्रीटमेंट करना है, तो पहले एक काम करिए कि उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए उसको फीवर, मान लीजिए किसी कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरिया जर्म्स की वजह से या वायरस की वजह से, मान लीजिए कि कोई वायरस है या बैक्टीरिया है ना, इससे एक सिम्टम्स आए, किसी पर्सन के अंदर एक सिम्टम है, वो सिम्टम क्या था, एज अ फीवर आया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। सिम्टो हमको उसको करना है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से होगा क्या कि हम जो भी जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी वायरस या बैक्टीरिया, या फिर हम ये कहें कि किसी भी जर्म्स की वजह से, उसको हमें थोड़ा कम करना है। ये एक तरीका होता है, पहले सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है इसी में का, ठीक है, सॉरी, कि हमें प्रॉपर रेस्ट करना है। प्रॉपर रेस्ट है ना, प्रॉपर रेस्ट रिक्वायर होता है, जिससे आपकी जो बॉडी है वह क्विक हील करे, है ना, जल्दी से उसकी हीलिंग हो जाए और जल्दी से आप ठीक हो जाओ। ठीक है,
उसके बाद मान लीजिए हम पहला का पॉइंट मान लेते हैं इसको, तो अगर हम दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। क्या करना है हमको, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, टू किल द कॉज ऑफ द किल द कॉज ऑफ द डिजीज, है ना। हमें काम करना है कि जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है कि जिस वजह से कोई भी हमको बीमारी हुई है उसे ही ख़त्म कर देना, है ना। मान लीजिए किसी वायरस के थ्रू हुआ है या किसी बैक्टीरिया के थ्रू अगर हमको कोई भी डिजीज़ हो रही है, तो हमको क्या करना, बैक्टीरिया या वायरस के लिए ही ट्रीट करना है, ना कि उसके सिम्टम्स के लिए करना है। क्योंकि वो जड़ से ख़त्म नहीं होंगे तो फिर बाद में भी वो क्या करेंगे कि आपको डिजीज़ करते रहेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको पिल्स लेनी है, कुछ ऐसी पिल्स होंगी जैसे आपको कुछ सूटेबल एंटीबायोटिक्स लेने हैं। एंटीबायोटिक ज़्यादातर वर्क किस में करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, याद रखिएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। एंड एंड कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं मार्केट्स में जो कि क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ड्रग्स जाते हैं जो कि, है, ड्रग्स क्या करते हैं आपके बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट पर्टिकुलर जो माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रोब्स जो कि आपको जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं ना, उनको किल कर देते हैं, है ना। और जिससे आप सेफ हो जाते हो, है ना। यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका तरीका क्या है, ठीक है। अभी तो हमने ट्रीटमेंट देख लिया कैसे उसको ट्रीट करना है, अब हम देख लेते हैं इसका तरीका क्या है, हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। देखिए प्रिवेंशन और प्रिवेंशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जो पहला जो हमको देखना है जनरल मेथड, हम लोग भी देखेंगे कि हम लोग जनरली क्या हमें करना चाहिए कि जिससे हम किसी भी डिजीज से हम प्रिवेंट हो सकें, ठीक है। तो जो तरीका होता है, पहले क्या करना है कि हमें माइक्रोब से बचना है, तो मतलब हमें क्या करना है, एक्सपोजर, है ना। क्या करना है हमें, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स देखिए मतलब माइक्रोब्स मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बीमार कर सकते हैं, हमें क्या करना है, उसके एक्सपोजर से बचना है, मतलब हमें ध्यान रखना है कि वो हमें लगे ही ना, ठीक है। दूसरा चीज़ है ना, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, बूस्टिंग द बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को इस तरीके से डाइट देना है या इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर विटामिन सी लेते हैं तो ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, और ये भी एक प्रिवेंशन का कारण है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कोविड का जब समय था, कोविड जब 19 का समय था, तो उस केस में क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, विटामिन
सी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे थे। हम चाहते थे कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वो क्या हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए, है ना। हम चाह रहे थे कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, है ना, जिससे हमको बीमारी कम लगे, या फिर लगे भी तो पता ना चले, है ना, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको टैकल कर जाए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं और, ठीक है। तो हमें अगर हम एक काम करते हैं, इन दोनों को अगर हम बहुत ही डिटेल में अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं, एक एक करके डिटेल में इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, ठीक है, और जो भी था, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, नई न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, कि हम लोग फिर से देख लेते हैं पहला, है ना, कि हमको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स, है ना, ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने इंट्रोडक्टरी में तो मैं बता ही दिया था इस अभी थोड़ी देर पहले, है ना, लेकिन यहाँ पर देख लो, अभी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बाबू, कि जैसे ईयरबॉर्न जो माइक्रोब्स होते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई ऐसे माइक्रोब्स हैं, मान लीजिए मैंने इसको स्मॉल वन कर लिया, मान लीजिए कोई ईयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं, ईयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं, अगर मान लीजिए ईयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं, उनको हमें क्या करना है, उनसे बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें पहली बात तो हमें ना क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम पहले तो हमें अवॉइड करना सीखना होगा, अवॉइड अवॉइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अवॉइड ओवर क्राउडेड, ठीक है, जो ओवर क्राउडेड जो प्लेसेस होते हैं उनको, ओवर क्राउडेड जो प्लेसेस होते हैं उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन जगहों पे, ऐसे जगहों पे हम न जाएं, अगर हम जाएं भी तो हम लोग मास्क लगाएं, ठीक है। तो ये भी एक प्रिवेंशन का कारण है, और प्रिवेंशन इससे भी हो सकता है, ठीक है। और जो और इसी में अगर हम देखें, तो मान लीजिए कि ये तो ईयरबॉर्न माइक्रोब्स था। ईयरबॉर्न माइक्रोब्स के बाद अगर हम इसी में बात करें कि कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं ना जो कि वाटर बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं, वाटर बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स हैं, अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पर सारा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रकार का, है ना, कोई भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर का यूज़ नहीं करना। हमें क्या करना है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यूज़ नहीं करना है ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे जगहों पे, ठीक है, अगर हम एक और बात कर लेते हैं, है ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की बात कर लिए, है ना, एक और बात कर लेते हैं कि अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की बात कर लेते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब ये है कि जैसे कि, सॉरी, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो कि किसी वेक्टर के थ्रू होती हो। वेक्टर मतलब जैसे आपके आसपास में जो मॉस्क्यूटो हैं उनकी बात कर ले, तो जो मॉस्क्यूटो हैं, मॉस्क्यूटो को क्या करना चाहिए, मॉस्क्यूटो से बचना चाहिए। इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए, है ना, मॉस्क्यूटो कॉइल लगाइए, है ना, लिक्विड वेपोराइजर का इस्तेमाल करिए, जैसे गुड नाइट वाले जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले लिक्विड
वेपोराइज़र का इस्तेमाल करिए। ठीक है, उसके बाद आप है ना मॉस्क्यूटो नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एंड सेफ तरीका होता है मॉस्क्यूटो नेट का आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के ऊपर कोई ज़्यादा बहुत है ना किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉस्क्यूटो की या लिक्विड वेपोराइज़र की, तो इनका लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलता है। मतलब आप बहुत लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें मॉस्क्यूटो नेट की, ठीक है, मॉस्क्यूटो नेट की बात कर लें, तो जो मॉस्क्यूटो नेट होते हैं ना, ये काफ़ी सेफ होते हैं, और है ना, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये इजी टू यूज़ भी होता है, और इसमें आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी क्या आता है, मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो सॉरी, इसको मॉस्क्यूटो कॉयल लिखना चाहिए था मुझे। ये मॉस्क्यूटो कॉयल है और लिक्विड वेपोराइज़र है। ठीक है, इन सब केसेस में क्या होता है, आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, इसमें नहीं लगाना पड़ता। थोड़ा बल्कि तो लगता है, लेकिन हाँ, इसमें आप काफ़ी सेफ महसूस करेंगे आप। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, है ना, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करें, है ना। पहला तो ये था, और दूसरा क्या है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करें। क्या करना है हमें, बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, बाय बूस्टिंग द बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि हमें अपने बॉडी को इस प्रकार से प्रिवेंट इस तरीके से तैयार करना है, हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, बॉडी को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि वो फाइट कर सके, किसके थ्रू, फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें, है ना, डाइट, प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट हमें क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगी कि हमारी जो क्या होगी, हमारी जो इम्यूनिटी है वह इन्हेंस होगी, है ना। इसके साथ साथ हमें विटामिन सी सोर्स, है ना, विटामिन सी के जो सोर्स होते हैं, है ना, उनको खाना पड़ेगा। विटामिन सी के जो सोर्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी सिट्रस आपके चीज़ें पाई जाती है मार्केट के अंदर, वो सारे आपके ये सिट्रस के अंदर आ जाते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं आपके, जितने भी खट्टे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप, है ना, कुछ अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इन केस इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि एक स्पेसिफिक मेथड बात कर लेते हैं कि एक स्पेसिफिक मेथड भी होता है कि अ, जिससे हम अपने बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, बचा सकते हैं। तो वह एक तरीका होता है स्पेसिफिक मेथड, है ना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक मेथड, है ना। देखिए, स्पेसिफिक मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर करते क्या है कि हम, एक पर्सन होता है, इस पर्सन को हम इन्फेक्ट कराते हैं किसी पैथोजन से, है ना। इसे हम किसी पैथोजन से इन्फेक्ट कराते हैं। इन्फेक्ट कराने से क्या होता है कि ये इस पर्सन के अंदर क्या होता है कि वह डिजीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, वह डिजीज़ डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर, है ना, इसकी बॉडी के अंदर एंटी
बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इसको फर्दर सेम टाइप ऑफ जो इन्फेक्शन होगा, सेम टाइप ऑफ इन्फेक्शन से क्या करती है, इनको प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से तो की नहीं जाती होंगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हमने एक तरीका डेवलप किया था एडवर्ड जिनर ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वैक्सीन सिस्टम का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन्होंने वैक्सीन सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि हम अगर वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने वैक्सीन का इस्तेमाल किया। इन्होंने इसके अंदर क्या किया कि डेड और लाइव फॉर्म, है ना, डेड को हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस। मतलब अगर वायरस है तो अगर हम उसको मारते नहीं है तो उसको क्या करते हैं कि, सॉरी गलती होगी, इसमें यह नहीं होगा। ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म इसमें होगा, है ना, डेड एंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसके अंदर क्या करते हैं ना कि हम वायरस को वीक कर देते हैं। वायरस की जो इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जो अपने फुल थ्रोटल से वो बीमारी कॉज कर सकता था, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम इसको, यह बस हमारी इम्यून सिस्टम को एक रिमाइंडर देता है। तो वायरस जो होता है ना, वायरस की हम वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को उतना हार्म नहीं पहुंचता, लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है, उस तरह के जो है ना, जो वीक वैक्सीन या फिर लाइव, या देखिए दो ही मेनली होती है, अभी तीसरा भी आया है, उसको mRNA वैक्सीन बोलते हैं, तो वो हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है इंडिया के कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो ये वीक, जो वायरस वीक हो जाने से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी को उतना इन्फेक्ट नहीं करता है, इन्फेक्ट उतना नहीं करता है, लेकिन ये, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, उस पर्टिकुलर पैथोजेंस के थ्रू, उस पैथोजन के द्वारा एक्सपोजर होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, वो एंटीबॉडीज बना लेती है ना, जो कि फर्दर हमको बचाती है। इसी, ये सारे जो फिनोमिना होते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इम्यूनो इम्यूनाइजेशन, है ना, इम्यूनाइजेशन, है ना। मतलब आप कुछ ज़्यादा मत करिए, आप अपने इम्यून सिस्टम को ही ट्रेन कर दीजिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर दीजिए, है ना, ट्रेन करना, ताकि वो खुद लड़ सके, ताकि वो खुद लड़ सके। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बता दूं कि हम समय के साथ काफ़ी टाइम्स किसी चीज़ से इन्फेक्ट होते हैं और ठीक हो जाते हैं, फिर फर्दर चांसेस ये होते हैं कि अगर वो सेम टाइप का अगर हमको इन्फेक्शन लगता है तो वो कम समय तक हमारी बॉडी के अंदर परसिस्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वन शॉट वीडियोस ऑन, है ना, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगा है तो, है ना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको कैरी फॉरवर्ड करिए, है ना, ताकि उन्हें भी चीज़ें कुछ मिल सकें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लासेस। तो हम यहीं क्लासेस स्टॉप करते हैं, क्विट करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।